नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 58 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 59 है। और जैसा कि आपकी डिमांड थी सर एक दिन में दो पेपर कराओ, तो आज हम 4 फरवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर एक साथ करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे पूरे में 70 एक सवाल पूछे गए थे दोनों पेपर के मिलाकर, तो हम इम्पोर्टेंट अच्छे 43 सवालों को 43 सवालों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से दिया गया था कि वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर अभी ईयर एंड सेल चल रही है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ लक अच्छा रहा तो आप निसान मैग्नाइट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी भी विन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले ऑफर ये है कि आपको 12 मंथ की बजाय अभी 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट चाहे एसएससी और रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर आपकी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से एक ही पास के अंतर्गत आप एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपको टीटीजी के कूपन कोड लगाने पर एक्स्ट्रा 119 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1 जनवरी के बाद ये डिस्काउंट ऑफर 15% रहने वाला। अभी यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1 जनवरी से पहले यानी 30 और 31 दिसंबर इस दोनों दिन के लिए इस ऑफर या फिर डील को आप जरूर ग्रैब कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर दोनों पर ये अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज से आपकी स्पेशल टाइम मैनेजमेंट में काफी सुधार आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 72 दे रखा है और उनका मैसेल ऐसे आपको 2 और 104 दे रखे हैं। तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। अब देखो, दो संख्याओं का योग दे दिया है। सबसे पहली चीज तो आप ये चीज देखो, क्या होता है कि एक संख्या मैंने x मानी और दूसरी y मानी, तो इसके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, 1/x और 1/y हो जाएंगे। यदि इनका योग की बात करते हैं तो बीच में प्लस कर दो। यदि प्लस करते हैं दोनों का एलसीएम नीचे तो एक्स वाई आ जाता है और ऊपर y प्लस एक्स आ जाता है। तो ऊपर तो दो संख्याओं का योग आ चुका है और नीचे उन दो संख्याओं का गुणा आ चुका है। ये हो चुका है इनके व्युत्क्रम का योग। तो हम क्या करेंगे, योग तो हमारे पास 72 दे रखा है। अब गुणन की बात आती है, गुणनफल कैसे निकालेंगे इनका। तो देखो क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां से हमारा एलसीएम तो कितना है, 102 है और एचसीएफ 2 है, तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। अब आप यहां पर ये वैल्यू रख सकते हो, योग की वैल्यू रखोगे 72 और गुणन की वैल्यू रखोगे 204, इस प्रकार से रखोगे। अब इनको सॉल्व करो। अब देखो, इनको यदि हम 4 से सॉल्व करते हैं या 12 से कर लो, तो 12 से करोगे आप कितनी बार जाएगा, ये तो 6 बार चला जाएगा। 12 एकम 12 जाएगा, यहाँ पर 12 7 84 यानी 6/17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो चुका है क्वेश्चन 8। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है, ये बताना है हमको। तो देखो, सबसे पहली बात तो आती है कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक होती है नेचुरल नंबर्स। अब इनके घनों का योग का फॉर्मूला सबसे पहले, तो यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार से चलते हुए n का क्यूब, इनका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये इनके योग का फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है 5 से 14 और हमारे पास फॉर्मूला है 1 से लेकर n तक का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 14 तक का निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 5 तक के घनों का योग निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो इनके बीच में जो संख्याएं हैं उनका योग आ जाएगा। तो जब हम 1 से लेकर 14 तक की बात करते हैं तो आप ये फॉर्मूला रखोगे, तो n का मान यहाँ पर 14 रखोगे तो एक तो 14 आ जाएगा। n+1 का मान कितना हो जाएगा, 14 से 1 अधिक 15 हो जाएगा, बटे 2 है। फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रख दी है। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 से 14 को काटोगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 15 × 7 बचेगा और उसका करना है हमें स्क्वायर। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने पर 105 आता है, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 110/25 आ जाएगा। ये हो चुका है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, 1 से 5 यानी 5 से लेकर 14 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना है हमको। तो 5 को हमको छोड़ना पड़ेगा। 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का हम घनों का योग निकालते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जब हम घनों का योग निकालते हैं तो आप n का मान 4 रखोगे, 4 से 1 बढ़ाओगे तो 5 हो जाएगा, बटे 2 और स्क्वायर कर दोगे
अब ये सॉल्व करते हो तो आप कितना आता है, अंदर 10 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करना है यानी कि 100 आ जाएगा। 1 से लेकर 4 तक की संख्या के घनों का योग कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के घनों का योग 110 25 आ चुका है। अब आप इन दोनों को घटाओगे, 110 25 में से 100 घटा दो तो आपके पास 5 से लेकर 14 तक के घनों का योग आ जाएगा। ये 5 2 हो जाएगा। ये यदि आप यहाँ से घटाते हो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आया, 1 आया, तो ये 0 हो जाएगा। 10 925 आ जाएगा। 10 925 ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 9, यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतनी 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 है तो कमरे की चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्र? सबसे पहले आप क्या करो, आपके पास जो फर्श है नीचे उसका परिमाप निकाल दो, ठीक है, और उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो परिमाप क्या हो जाएगा फर्श का, फर्श में लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती है, ठीक है। तो देखो फर्श में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। फर्श एक आयताकार है और आयत का परिमाप ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो चुका है। और इसको यदि आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, तो इसके अंदर आप वैल्यू रख दो। तो 2 लंबाई और चौड़ाई रखा तो 45 आ जाएगा, और इसको ऊंचाई 35 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 को आप चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 90 इंटू 35 हो गया। और ज़्यादा सॉल्व करते हो तो 9 को, एक जीरो तो लास्ट में रहेगी, 9 को 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हो तो 45, 4 आई हासिल, 9 तिया 27 और 4 31, 31 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा आप यदि ऐसे भी सोच सकते हो कि इस प्रकार से कर सकते हो, एक तरीका है टोट कि लंबाई को क्या करना है, आपको चौड़ाई से जोड़ना है। लंबाई को चौड़ाई से जोड़ना है तो हो चुका है 45, इसको डबल कर दो तो ये हो चुका है 90, और फिर इसको डबल करके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से भी सोच सकते हो, बात वही है, बस ये क्या है कि आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको। इसको भी करोगे तो वही मान आने वाला है 31 50। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लंबाई को चौड़ाई जोड़ना पड़ेगा, उसको डबल कर दो और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, बस ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बार बार याद रखोगे तो याद रह जाएगा। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं तो ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है, तो ब्याज की दर बतानी है। तो हमें पता है अंतर किसके बराबर होता है, 2 साल की यदि बात करते हैं तो अंतर किसके बराबर होता है, मूलधन को यदि मैं P मानता हूं तो P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब अंतर हमें 60 दे रखा है, मूलधन आपको 24,000 दे रखा है, और हमसे दर तो पूछी गई है, ठीक है। दर का स्क्वायर, यदि इसका स्क्वायर खोलते हैं और नीचे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो मैं आर स्क्वायर को एक जगह रखता हूँ और बाकी सारी संख्याओं को दूसरी जगह ले जाता हूँ, तो आर स्क्वायर को एक साइड रखा, ये 100 और 100 क्या है कि इधर ऊपर चले जाएंगे, तो 60 इंटू 100 हो जाएगा, एक और 100 आ जाएगा, नीचे चला जाएगा 2400, 24,000, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप जीरो से जीरो काटो, सबसे पहले एक जीरो से ये और ये दोनों जीरो और कट गई है। 6 से यदि 24 को काटते हैं तो ये आपका 4 बार जाता है, 4 से इसको काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, यानी आपके पास आर स्क्वायर का मान कितना आ चुका है, 25 आ चुका है। तो आर का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, 5% आ चुका है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो एक चीज तो ये याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो कि मैं आगे अब जब पेपर आएंगे तो हम क्या है कि मैं ये सवाल नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि हमें क्या है कि अब टाइम की बचत करते चलना है, पेपर पूरे करने हमें, एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो 2 सालों के अंतर का ये फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल का अंतर। अब एक पेपर में आपसे 3 साल का भी अंतर पूछा गया था, तो 3 वर्ष के अंतर की यदि बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि P हो जाएगा मूलधन, फिर आपके पास आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर एक चीज आएगा R प्लस 300, बस ये चीज आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी, और नीचे 100 का क्यूब होगा, क्योंकि ऊपर R 3 वर्षों के लिए है, 3 बार आ रहा है, तो नीचे तो 100 का क्यूब हो चुका है।
आपको R+300 ये एक चीज एक्स्ट्रा याद करनी है। तो ये 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का ये फॉर्मूला भी आप यहां से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। संख्याएं ये में प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया जाए ताकि शेष प्राप्त शेष समानुपात में हो। यानी कि इन चारों संख्याओं में से क्या घटाया जाए कि जो संख्याएं बचती है फिर नई संख्या आती है वो समानुपात में हो। तो देखो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये करना है। तो जब 26 को आप 104 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, तो 104 को आप जब 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 26 52 104, 4 आ चुका है, पीछे 0 1 हासिल आ चुकी है, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, तो ये 27 0 4 हो चुका है। अब दूसरी बात आती है 44 को आपको 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 56 चौकू कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 112 और 112 224 हो जाएगा। अब इसको 11 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट का 4, पीछे से 2 संख्याओं का जोड़ा तो 6 और ये 4 हो जाएगा और आगे 24 64 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो पहले तो हमने क्या किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ चुके। अब इन दोनों का अंतर करो आप, कितना आता है अंतर। अंतर हम जब इनको घटाएंगे इसमें से ये, तो 27 0 4 में से आप 24 64 घटा दोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ये 4 आ चुका है, यहाँ एक आंसर, तो 240 आ चुका है, 240 आ चुका है। ये किसके बराबर होगा, इनका अंतर को आपको करना है बराबर, ये 26 पहली संख्या और तीसरी संख्या, इन दोनों को आपको घटाना है, इनका अंतर कितना है इसके बराबर होगा। तो दोनों का यदि आप अंतर करते हो तो 30 इंटू साथ में लिख दो x बराबर 240 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का अंतर 240 आ चुका है। उसके बाद में एक नंबर संख्या को 3 नंबर संख्या से मल्टीप्लाई, एक नंबर संख्या को 3 नंबर संख्या से घटाकर x के साथ लिख देना है। यहां से आपके पास x की वैल्यू ये 30 इधर भाग में चला जाएगा और कितना आएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास आ चुका है 8। तो 8 प्रत्येक में से घटाओगे तो ये समान अनुपात में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है, तो एक चीज आपको समांतर चतुर्भुज में ध्यान होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में 2 ही प्रकार के कोण होते हैं। ठीक है, यदि एक तरह के कोण छोटे हैं तो दूसरे प्रकार के कोण बड़े होंगे, क्योंकि देखो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या हो जाएगा, यदि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है तो 2 प्रकार के कोण हुए। यदि एक कोण छोटा है तो दूसरा कोण बड़ा कोण होगा। तो अब उसने क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के 3 गुना, यानी सबसे छोटे कोण को यदि मैं x मानता हूं तो इसका 3 गुना 3x हो जाएगा। और इसमें से यदि 28 घटाते हो आप तो ये बड़ा वाला कोण आ जाएगा, बड़े वाले को हम y मान लेते हैं, ये हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप बताना है, यानी y की वैल्यू बतानी है। एक चीज और हम जानते हैं कि जो आसन कोण होते हैं, ठीक है, छोटे कोण x माना था, बड़ा कोण y, तो आसन कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है, या 2 तरह के कोण होते हैं दोनों का योग 180 के बराबर होता है, इस प्रकार भी समझ सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, y का मान यहां से निकाल कर आप यहां रख दो। यहां से यदि मैं y का मान निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस x आ जाएगा। अब ये मान आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, 180 माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 28 हो जाएगा। अब x को एक साइड ले लो, यहाँ माइनस का है मैं इधर ले जाता हूं तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो चुका है। और ये 28 को आप इस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे। तो ये 208 हो जाएगा आपका, 208 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4 का भाग दोगे आप तो 5 बार गया और 2 बार गया। x का मान आपका 52 आ चुका है, यानी कि छोटा कोण आपका 52 आ चुका है।
बड़ा कोण और छोटा कोण का योग 180 के बराबर था। तो यदि एक कोण 52 है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 8 घटाया 8 आया और ये 6 2 आ जाएगा, 128 हो जाएगा। यानी बड़ा वाला कोण 128, छोटा वाला कोण 52। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ संख्याएं गिन लो कितनी है। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, यानी 10 संख्याएं हैं। तो माध्यिका क्या होगी, पांचवी संख्या और छठी संख्या। पांचवी और छठी संख्या है, उन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो अब सबसे पहले आपको संख्याओं को लाइन से जचाना पड़ेगा। तो आप देखो गिनना स्टार्ट कर दो छोटी संख्याओं से। जैसे मैंने पहली संख्या मेरी सबसे छोटी ये होगी, फिर दूसरी सबसे छोटी ये हो जाएगी क्योंकि 2 2 है। अब इसके बाद में 3 आता है, 3 कितनी बार है, 2 3, यानी पांचवें नंबर पर कौन सी संख्या आ चुकी है, पहले नंबर पर 2, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 3 और पांचवें नंबर पे 3, यानी पांचवें नंबर पर एक तो मेरा 3 आ चुका है। इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। और छठे नंबर पर देखते हैं, अब 5 पे हो गया है। अब इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। तो छठे नंबर पर कितना आ चुका है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं कि देखो पांचवें नंबर पे तो 3 संख्या आई है और छठी जो संख्या है वो 5 है। तो इन दोनों का योग बटे 2 कर दो, यहां से 8 बटे 2 आ जाएगा 4। तो मैंने क्या किया, संख्याओं को लाइन से लिखा नहीं, उसमें क्या है कि आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से नंबर ऑफ संख्या सबसे पहले आप गिन सकते हो और फिर छोटे से आप लगाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ हम बिना लिखे कुछ टाइम बचा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि आप सबसे पहले संख्या लिखोगे 2 और 2, फिर 3 3 3, उसके बाद में आ जाएगी 5 5, फिर लिखोगे आप 5 आ गई, 5 आ गई, अब 7 7 आएगी और फिर 9 आएगी। इस प्रकार से लिखोगे। अब आप गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 और 6, 5 नंबर पे 3 है और 6 नंबर पे 5 है। इन दोनों को जोड़ के इनको आधा करोगे तो 4 4 आपकी क्या आ चुकी है, माध्यिका आ चुकी है। ये तो आपकी मीडियन आ चुकी है। एक तो ये हो गया। अब बहुलक की बात करते हैं तो जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार क्या है, 3 आया है। तो हमारा बहुलक हो गया कितना, 3 हो चुका है। ये हमारा बहुलक हो चुका है, मोड हो चुका है। दोनों का अंतर पूछा है तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 32 की बात करें। एक लंबवर्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 दे रखा है। अब सबसे पहले तो देखो बेलन की बात करते हैं, बाकी बात तो बात की है। ये हमारा एक बेलन हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये तो हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, ठीक है। और ऊपर नीचे वाले 2 पृष्ठ और है जो कि एक वर्त के रूप में है, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ, और 2 ऊपर नीचे के क्या है, वर्त हैं। तो यदि कुल पृष्ठ की बात करें तो ऊपर नीचे का और ये वक्र पृष्ठ ये कुल मिलाकर होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठ का दे रखा है अनुपात 5 और कुल दे रखा है 9 दे रखा है। यदि मैं 9 में से 5 घटाता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 4। तो ये 4 कौन सा है, ऊपर का और नीचे का दोनों का मिलाकर, ठीक है। ऊपर का जो वर्त है और नीचे का जो वर्त क्षेत्रफल है ये दोनों मिलाकर, तो दोनों एक बराबर है, ऊपर और नीचे दोनों सेम वर्त है। तो यदि मैं एक वर्त का देखूं, 2 का 4 है तो 1 का कितना हो जाएगा, आधा कर दोगे आप, 2 हो जाएगा। यानी कि एक वर्त है जो ऊपर भी इस प्रकार से गोल वर्त बना हुआ है और नीचे भी बना हुआ है, दोनों का मिलाकर 4 है। तो एक वर्त का कितना हो जाएगा, 2, इसका भी 2। तो हम एक वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, और वक्र पृष्ठ का हमारे पास 5 आ चुका है। अब हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात। तो देखो सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो कितना होता है बेलन का, वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है। इसी प्रकार से एक वर्त की बात करें तो कितना हो जाएगा, πr² होता है और इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, 2 हो जाएगी। अब देखो हम इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे आप तो देखो यदि मैं इस प्रकार से करता हूं कि इधर भाग दे दूं, इधर अनुपात ले लिया, तो यदि पाई से तो देखो पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा,
अब ये 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ बचा h, नीचे बचा r, तो यहाँ से 5/4 हो जाएगा। h अनुपात r कितना हो चुका है? 5:4 हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये करना है। तो आपको वक्र पृष्ठ चाहिए, यदि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो एक तो वक्र पृष्ठ को लेना है और एक वर्त पृष्ठ को लेना है, इन दोनों को लेना है आपको। तो इन दोनों से आपका h अनुपात r अनुपात आ जाएगा, कितना होगा जो भी। सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। यदि ए बी सी डी ई बाएं से दाएं क्रम में एक संख्या के अंक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक संख्या है जिसके अंक ए बी सी डी है, तो बाएं से स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, ये हमारी संख्या हो गई है। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? ई है जो इकाई के स्थान पर है। कहने का मतलब क्या है? ई कहाँ पर है? इकाई के स्थान पर, तो केवल ई लिखा जाएगा। डी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये दहाई के स्थान पर है। दहाई का मतलब डी को यदि 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, दाही का मतलब 10 होता है, तो 10 इंटू डी कर दिया है हमने। इसी प्रकार सी की जब बात करें तो क्या हो जाएगा? सी कौन से स्थान पर है? सी कौन से स्थान पर है? ये 100 वाले स्थान पर है या 100 वाले स्थान पर है। तो आप इसको क्या करोगे? सी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 इंटू सी हो जाएगा, या कह दो 10 की पावर 2 इंटू सी हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप बी की बात करते हो तो वो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1000 के स्थान पर है, 1000 में आती है 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 इंटू बी हो जाएगा। और ए की बात करो तो यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 4 इंटू ए। तो इस प्रकार से, तो अब ये देख लो कहाँ पर मिल रहा है आपको। तो 10 की पावर 4 ए, 10 की पावर 3 बी, 100 इंटू सी, ये हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन 37, दो संख्याओं का अनुपात आपको 9:11 दे रखा है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात यह बन जाता है। तो आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से, देखो कि 9x प्लस बटे 11x, ये लिखोगे। ऊपर नीचे आप 6 जोड़ोगे और नया अनुपात हो जाता है 6:7। फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 9x को इधर, 7 को तो ऊपर से इधर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9×7 63x हो जाएगा, और 6×7 42 हो जाएगा। फिर इधर करोगे 60x हो जाएगा, और ये 36। इस प्रकार से करोगे आप, फिर इसको सॉल्व करोगे, x का मान आ जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार से करोगे। तो मैंने ये सवाल यहाँ पर क्यों लिया है कि देखो इस प्रकार से तो हो सकता है, मगर यदि ये जोड़ने वाली संख्या है जो बराबर दे रखी है कि ऊपर भी उतना ही जोड़ना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में बराबर बराबर जोड़ना है, तो एक तरीका और है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिया है। तो 9:11 है देखो पहले, और बाद में 6:7 हो जाता है। अब इनके बीच का अंतर की बात करते हैं। दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि समान समान जोड़ा गया है। इधर देखते हैं तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है देखोगे तो आप, देखो इधर तो -3 आ रहा है, और इधर देखोगे तो -4 आ रहा है, ये आ रहा है। जबकि बड़ा हुआ आना चाहिए और बराबर आना चाहिए, तो देखो इधर बराबर भी नहीं आ रहा है। तो देखो फिर क्या हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे हम? बराबर कैसे करेंगे? देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 1 है। तो आप जानते हो कि इन दोनों के बीच के अंतर से ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले से नीचे वाली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9:11 ही रह जाएगा। जब आप 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, और 2 से ही 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा। अब अंतर देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि हमारा अंतर बराबर हो चुका है। अब 3 अनुपात का अंतर, और 3 की वैल्यू किसके बराबर है? कितना कितना जोड़ा गया है दोनों में? 6। तो 3 की वैल्यू हो गई है 6 के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? भाग दोगे 6 में 3 का तो 3 हो जाएगी, यानी हमारे पास 1 की वैल्यू आ चुकी है 3। अब 1 की आ चुकी है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या क्या है, तो देखो 9 थी पहले छोटी संख्या और 11 थी बड़ी संख्या, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 11 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 11 इंटू 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 11 इंटू 3 नहीं, 11 इंटू 2 होगा, यहाँ 2 आएगा, तो 11 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये हो चुका है।
क्वेश्चन 41 देखो क्या होता है कि 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान हमें बताना है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहली बात करते हैं कि साइन थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है। ये चीजें आप देखिए, जब साइन थीटा की बात करते हैं तो देखो अधिकतम मान तो होता है साइन थीटा का 1, और साइन का न्यूनतम मान होता है -1। ये होता है, अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। अब यदि हम साइन स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान की बात करें तो ये तो नहीं हुआ है, ये तो 1 1 हो गया है। तो बीच में देखो साइन 0 भी आता है। तो अब यहाँ पर भी यदि स्क्वायर करोगे 0 का तो 0 रहेगा। तो न्यूनतम मान साइन स्क्वायर थीटा की यदि बात करें तो क्या है, 0। और अधिकतम मान 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो अधिकतम मान 1 हो चुका है, ये तो हो चुका है मैक्सिमम मान, यानी स्क्वायर थीटा की बात करें, और ये हो चुका है मिनिमम मान। और साइन थीटा की बात करें तो ये है मैक्सिमम मान और ये है मिनिमम मान। सेम यही वैल्यू होती है कोस की। यदि कोस की बात करते हो तो भी यही होता है कि मैक्सिमम मान कोस का 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। जब आप उसका स्क्वायर करोगे, कोस स्क्वायर थीटा करोगे तो भी ऐसा ही होगा। तो मिनिमम मान कोस का भी क्या हो जाएगा, 0, और अधिकतम मान 1 होता है। तो दो चीजें आप यहां से ध्यान रख लो कि साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, और न्यूनतम मान कितना होता है -1, साइन और कोस दोनों का। और जब स्क्वायर की बात करते हैं तो मान मिनिमम और अधिकतम मान कितने हो जाते हैं, मिनिमम 0 हो जाता है और अधिकतम 1 हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो जाता है क्योंकि इसका मान भी 1 आएगा। तो मैक्सिमम मान 1 हो जाता है और मिनिमम मान 0 हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है, ये हो चुका है। अब देखो हमें बताना है न्यूनतम मान। तो मैं क्या करूंगा कि ये देखेंगे हम कि साइन स्क्वायर कब 0 होता है और कोस स्क्वायर कब 0 होता है। इस प्रकार से देखेंगे, न्यूनतम मान चाहिए हमें। तो एक बार तो हमें पता है कि थीटा पर साइन 0 होता है, यानी 0 पर साइन, यदि थीटा की वैल्यू जब साइन में 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाता है, और थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो कोस 0 हो जाता है। तो मैं थीटा बराबर एक बार तो 0 रखूंगा और एक बार 90 रखूंगा। अब आप दोनों देखो, देखो यहां से हम वैल्यू रखते हैं 11 साइन स्क्वायर 0 रख दोगे, और इसी प्रकार से 12 कोस स्क्वायर 0 रख दोगे, तो यहां से मान क्या आएगा, 11। साइन 0 का मान 0 होता है और 12 कोस 0 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। अब यहां से आपका मान कितना आया, ये तो आपका हो चुका है, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो यहां से आपका मान 12 आ चुका है। दूसरी चीज हम देखो कि थीटा का मान जब मैं 90 रखता हूँ, थीटा का मान जब मैं 90 रखता हूँ तो कितना होगा, 11 साइन स्क्वायर 90 रखोगे, फिर 12 कोस स्क्वायर 90 रखोगे। तो यहां से देखो साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये तो आपका 11 इंटू 1 हो जाएगा। और अब की बार क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका मान कितना आएगा, 11 आएगा। अब मिनिमम मान कौन सा है, 11 है। ठीक है, तो इसलिए इसका मिनिमम मान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्योंकि जब भी स्क्वायर की बात आती है तो कभी माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा तो ये घटेंगे तो है ही नहीं। यदि माइनस आ जाता तो हम साइन का मान माइनस में रख लेते और घटा देते, तो 12 में से 11 घट के 1 हो जाता। लेकिन जब स्क्वायर की बात आती है तो अधिकतम और न्यूनतम मान कितने होते हैं, 0 और 1। ये मान ध्यान रख लो आप, बस ये दो चीजें ध्यान रख लो कि जब साइन थीटा और कोस थीटा है तो अधिकतम और न्यूनतम मान 1 और -1 होते हैं, और जब स्क्वायर की बात आ जाती है तो 0 और 1 होंगे। ठीक है, तो न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। तो आप यहां से भी पता कर सकते थे कि इसका मान माइनस में तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो माइनस में नहीं आ सकता, कोई भी मान माइनस में नहीं है, कि ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम दोनों 1 से 0 के बीच में ही होता है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 नहीं आ सकता। तो यदि आप इनको भी, कोई भी एक यदि 0 भी होता है तो घटेगी तो है ही नहीं, ये तो 1 तो आ ही नहीं सकता। यदि ये 0 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, और ये 0 होता तो 11 आ जाएगा। तो ये यानी कि 1 तो आ ही नहीं सकता, ये पता चल चुका है हमें। 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है वो आपको चेक करना पड़ेगा, मगर 1 नहीं आ सकता, और बाकी 11 हो सकता है या 12 हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से होगा।
तो आप ये चीज जरूर ध्यान रख लीजिए, आगे सवालों में ये आपके बहुत काम आएगी। तो मैं क्या है कि अब हम कम से कम सवाल करेंगे, यानी जो सवाल हमने एक बार कर लिया है वो आगे नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पेपर कवर हो सके। तो ये सवाल हो चुका है, आप यहाँ से इस सवाल को एकदम अच्छे से तैयार कर लो कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अधिकतम न्यूनतम 1 और -1 होती है, जबकि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो अधिकतम न्यूनतम वैल्यू 0 और 1 होती है। तो इस प्रकार से ये निकल चुका है मान आपका। ये हो चुका है आपका सवाल नंबर 45 की। जब बात करते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर √2 दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो हम इसका साइन थीटा और ये कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, इस प्रकार से लिख दिया। इधर साइन थीटा है, इधर क्या है साइन थीटा है, ये साइन थीटा -1/sin थीटा हो गया। इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा -1/sin क्यूब थीटा, इस प्रकार से इधर भी हो जाएगा। अब देखो ये यदि मैं साइन थीटा को x मान लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x -1/x बराबर √2 हो जाएगा, और इधर x³ -1/x³ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। तो यदि x -1/x बराबर k होता है तो ये कितना हो जाता है, k² + 2 होता है। तो k की वैल्यू आपको √2 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर 2 होगा +2 बराबर √2 का स्क्वायर क्यूब दे रखा है आपको। तो क्यूब की वैल्यू देखो क्या होती है, ये स्क्वायर की मैंने कर दी, क्यूब की क्या होती है k³ + 3k। तो क्यूब करोगे आप √2 का तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और ये आपका 3√2 हो चुका है। तो यहाँ से 5√2 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ये हो चुका है हमारा सवाल। सवाल नंबर 51 की बात करें, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया, तो कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कार्य कितने समय तक चला, ये पूछा गया। देखो एक्स 28 दिन में कंप्लीट कर देता है एक काम को, और वाई 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो यहां से टोटल काम की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल काम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यदि 28 की बात करते हैं, टुकड़े होते हैं 28 के 4 7, ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके 4 5, तो 4 दोनों में कॉमन है, 5 और 7 है। तो 28 को आप यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 140 आ जाता है। ये आपका आ चुका है टोटल काम, एलसीएम ले लिया हमने। अब इसमें भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, और इसमें यदि आप भाग देते हो तो 7 आ जाएगा। यानी उनका एक दिन का काम आ चुका है, 5 और 7 आ चुका है। अब क्या कहा है, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है और कार्य पूरा होने तक उसके साथ रहता है। तो कार्य कितने दिन चला, 4 दिन बाद वाई, यानी कि 4 दिन तक तो केवल एक्स ने किया है। एक्स एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 5 × 4, ये 20 काम तो इसने कंप्लीट कर दिया। अब दोनों साथ मिल गए, अब वाई भी आ चुका है, तो यानी दोनों साथ। अब एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 और 7 12 काम हो रहा है, ठीक है, 12 काम। अब एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो ये 20 काम तो हो चुका है। तो टोटल काम था 140, 140 में से यदि आप घटाते हो तो कितना आपका काम बच गया, अब 120 बच गया। 120 को 120 को एक दिन में 12 होता है तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे एक दिन का काम, या इफिशिएंसी बोल दो इसको। तो टोटल काम कितना है, 120 बचा है, और टोटल इफिशिएंसी कितनी है उनकी, 12 बनाने की है। ये 5 बनाता है, ये 7 बनाता है, तो दोनों मिलकर 12 बनाते हैं। तो यहां से कितना आ चुका है, 10, यानी 10 दिन तो ये लगे, और 4 दिन ए ने किया, केवल एक्स ने किया, तो टोटल 14 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये हो चुका है। सवाल 59 की बात करें, दो संख्याओं के में से और लेस से आपको 60 और 420 दे रखे। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या बताओ। तो देखो पहली संख्या सबसे पहले हमें यहां से निकालनी पड़ेगी, इस लाइन से हमें क्या है कि पहली संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, पहली संख्या को, यानी कि यहां पर पहली संख्या थी x, मान लिया उसको, x को जब 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है, 2 से भाग दिया जाता है, तो 60 से 60
भागफल प्राप्त होता है और शेषफल कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि शेषफल की बात ही नहीं की है तो हम मान लेते हैं शेषफल कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 60, ठीक है। तो ये आ चुके आपकी संख्या आ चुकी है 120, यानी कि वो संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी आ चुकी है, 120 आ चुकी है। अब हम जानते हैं यदि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है तो ये किसके बराबर होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 60 × 120, 420, यानी जो एलसीएम और एचसीएफ है उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब x की वैल्यू हमें पता है, x का मान रखा, उसको दूसरी साइड ले गया, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, 120 आ चुका है। अब यदि आप सॉल्व करते हो तो 1 से 2 बार कट जाएगा और 2 से यदि आप काटोगे इसको 210, यानी y का मान 210 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो चुकी है, 210, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 64 की बात कर रहे हैं। x और y एक कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और z की क्षमता x से 5/2 गुनी है, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो ये दे रखा है x और y का, ये 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब दूसरी चीज यहां पर दे रखी है आपको कि x 2 बनाता है तो z उससे 5/2 गुना, यानी कि 5 गुना हो जाएगा। यानी कि x यदि 2 बनाता है तो z 5 हो जाएगा। x और z का अनुपात क्या दे दिया, x यदि 2 बनाता है तो z 5 बनाएगा। इसका मतलब ये z की कार्य क्षमता x से 5/2 गुनी है। यदि आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, यदि नहीं बन रहा है आपसे, तो ऐसे मान लो कि x को मैंने यदि x मान लिया है तो x का 5/2 गुना 5/2 गुना क्या है, z है। अब आप क्या करोगे, x को इधर ले आओ, यहां से हटा के इधर ले आए तो कितना आ चुका है, z बराबर 5 आ चुका है, x बराबर 2 आ चुका है, यह हो गया। ये तो इनका क्या है, कार्यक्षमता का अनुपात है। तो सेम काम के लिए दिनों का अनुपात उल्टा हो जाएगा, ये क्षमता का अनुपात है इनका, ठीक है, जिसको हम इफिशिएंसी बोलते हैं। तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, या समय की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। अब देखो 5:2 हो चुका है। एक्स के पता है हमें कितने दिन लगाता है, 15, और 15 यदि 5 अनुपात है, ठीक है, 15 यदि 5 अनुपात के बराबर है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 अनुपात की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, 15 के बराबर है। यहां लिख देते हैं, चलो बीच में सवाल में अड़ेगा नहीं। 5 अनुपात की वैल्यू 15 के बराबर है तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 के बराबर होगी, तो यहां से 2 अनुपात की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएंगे, क्योंकि अनुपात में दिन ये दे रखे हैं और एक्चुअल में ये हो चुके हैं। अब तीनों के हमारे पास दिन आ चुके हैं। अब क्या पूछा गया है कि एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई जेड उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो टोटल काम निकाल लेते हैं, यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं। 15, 20 और 6 का एलसीएम लोगे आप तो वो कितना आएगा, तो ये आपका यदि हम बात करें 15, यदि 60 की बात करें तो 60 में तीनों का भाग जा रहा है, 15 में 15 का भाग दिया तो 4 बार आ जाएगा, और यदि 60 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, और 6 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इनकी हो चुकी है, इफिशिएंसी हो चुकी है। यानी क्षमता बात कर लो या इफिशिएंसी बात कर लो, 4, 3, 10, एक दिन का काम हो चुका है। तो टोटल समय उनको कितना लगेगा, टोटल काम 60 है, 4 + 3 + ये कितना हो जाएगा, टोटल 17 हो चुका है। तो 17 का इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, आपके पास समय आ जाएगा। यानी कि टोटल काम 17 है और एक दिन में तीनों मिलकर 17 करते हैं। नहीं, टोटल काम 60 है और एक दिन में 17 करते हैं। तो भाग दोगे तो दिन आ जाएंगे, कितने दिन लगेंगे, तो 17, 17, 17 तिये कितना होता है, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 17 चौको 68। तो 3 बार जाएगा, 51 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 17। 3 सही, 9/17, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां से। सवाल नंबर 68 की बात करें, किसी वर्ग की आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। अब देखो ये एक वर्ग था, एक भुजा यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इन वाली भुजाओं में तो 35% की वृद्धि कर दी गई है और इनमें 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो परिणाम स्वरूप आयत बन चुका है अब नया क्षेत्रफल, क्योंकि
असमान वृद्धि हुई है दोनों भुजाओं में, आसपास की दो भुजाओं में असमान वृद्धि हुई है, जो इससे क्या होगा, ये आयत बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो देखो क्या होगा, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि आयत की एक भुजा को बढ़ा दिया गया है, दूसरी भुजा को घटा दिया गया है, या लंबाई को इतना बढ़ा दिया गया है, चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट हो जाता है, यानी कंपाउंड परसेंटेज का फॉर्मूला। तो देखो मैं लगाता हूँ क्या फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, कंपाउंड परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी आपकी, कितनी होगी। तो दोनों इसमें चिन्ह के साथ वैल्यू रखनी है, यदि वो कमी की बात करे तो आप माइनस के साथ रखोगे, और वृद्धि की बात करोगे तो प्लस के साथ। तो यहाँ पर दोनों में वृद्धि हुई है, तो मैंने मान लिया कि x मेरा 35% है, तो यहाँ 35, और y 25%, दोनों में वृद्धि हुई है तो प्लस के साथ चल रहा है। 35 इंटू 25 करोगे तो कितना आता है, 875 आ जाता है आपका, बटे 100 है। अब देखो ये तो आपका 35-25 है, और ये आपका 8.75 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हो तो 60 आता है, और इसको जोड़ोगे तो 68.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि उनके क्षेत्रफल की बात करें तो इतनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये इसका सबसे आसान तरीका है निकालने का। नहीं तो फिर आप भुजा मानोगे, एक्स एक्स, एक का 35% निकालोगे, दूसरे का 25% निकालोगे वृद्धि, तो हम नई भुजा निकालेंगे और फिर उस तरीके से करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे तरीका आसान यही है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको यही लगाना है। कई बार वृद्धि वो दोनों दे देता है, कई बार वृद्धि कमी दे देता है, तो वो आप देख लेना, जो भी आपको दे वो चीज आप ध्यान रखना कि यदि वृद्धि दी है तो प्लस, और कमी दी तो माइनस लगाओगे। सवाल नंबर 74 की बात करें, यदि x बराबर 12 दिया है और y बराबर 7 दिया है, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो ऊपर है वो तो ठीक है, यही रहेगा, नीचे जो है उसको क्या तोड़ सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। तो ये आपस में कट जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या, 1/x प्लस वाई बचेगा। तो बस अब मान रखोगे आप, 1/19 आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हो गया है आपका। सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। तो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 दे रखा है। तो मैं देखो इस प्रकार से कर सकता हूं कि सेक थीटा, इस कोसेक थीटा को उधर ले आता हूं, कोसेक थीटा को उधर ले आया, इधर माइनस का था उधर गया, तो ये प्लस का हो जाएगा, 0 है तो 0, कोई मतलब नहीं है 0 से, तो ये हो चुका है। अब देखो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा। तो यहां से हमारे पास आ चुका है, और सरल करते हो तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा आ चुका है, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है। तो ऐसा कब होता है, जब थीटा बराबर 45 होता है तो दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि थीटा बराबर जब 45 होता है तो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि दोनों वैल्यू 1/2 1/√2 1/√2 आती है। तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 रख दीजिए। तो जब मैं 45 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा है, 45 रखा तो 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कोस 90 हो जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू रख सकते थे कि सबसे पहले देखो सेक को आप सेक को, हाँ ऐसा आप देख सकते हो कि 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, जब दोनों वैल्यू सेम हो। तो सेक और कोसेक की ऐसी वैल्यू रखो, थीटा ऐसा रखो कि दोनों बराबर आ जाए, तो वो 45 डिग्री पे आता है, √2 इस प्रकार से, यानी थीटा 45 आ चुका है। अब यहाँ पर थीटा का मान 45 रख के हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 82 की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जैसे अगले साल जो ब्याज आया है वो किस पर काउंट होता है, जो जस्ट पिछला साल था उस पर काउंट होता है।
यानी अगले साल का जो ब्याज है उसके लिए मूलधन क्या है, उससे 1 साल पहले जो राशि थी वही उसका मूलधन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि 2 साल, यानी कि ये 2 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, तो इनके बीच का अंतर 2 वर्ष था, 2 वर्ष हो जाएगा। तो अगले 2 सालों के लिए यदि बात करें तो ये 6400 क्या हो जाएगा, मूलधन, और 2 सालों बाद ये हो जाएगा मिश्र धन। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको मूलधन मानूं तो अगले साल का जो ब्याज है इसी 6400 पे आता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में इसको मैं क्या मूलधन मानता हूं, तो ये मेरा मिश्र धन हो जाएगा। और कितने सालों के लिए हो चुका है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 सालों के लिए हो चुका है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 सालों में 6481 है। ठीक है, इनको थोड़ा सरल करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब ये देखो स्क्वायर है, 2 सालों की बात होती है। ठीक है, 1 साल का निकालना है हमको, तो ये स्क्वायर रूप में होगा। किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो 1 साल की जब बात आती है तो हमने अंडरूट ले लिया है। ठीक है, तो 8 से राशि कितनी हो जाती है, 1 साल में 9 गुना हो जाती है। 8 से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है, यानी वृद्धि कितने की हो चुकी है, 1 की हो चुकी है। कितने पे, 8 पे हो चुकी है। और परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा, 12 पॉइंट आपका 5 या 12.50 आ जाएगा, इतना आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, ये हो गया है। सवाल नंबर 86 की बात करें, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। लगभग कितने डिग्री मान का केंद्र कोण बच्चे की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित करता है। ठीक है, तो पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री, और बच्चे की फीस को 12.75। तो पूछा गया है कि 360 डिग्री का ये कितना परसेंट होता है, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो यहां से आप हटाओगे तो नीचे आ जाएगी 2 जीरो, ये हो चुका है। और इसको आप जब सरल करते हो तो कितना आ जाता है, देखो सरल करेंगे तो 25 से काटोगे तो 5 बार, 1 51, 25 से 4 बार, यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसको काटोगे तो 9 बार जाएगा। तो ये आपका आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 459 आ जाएगा, और नीचे 10 है तो एक स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा, 45.9 हो जाएगा आपका। तो ये लगभग लगभग में पूछा है, कौन सा हो जाएगा, 46 नंबर पास में, एकदम पास में उसके 45.9 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। दी गई तालिका में 2003, 4, 5, 6 में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की बिक्री के आंकड़ों को दर्शाया गया है। किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम था। तो देखो यहाँ यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ घटाने पे आपके पास 150 आता है। यदि यहाँ बात कर लेते हैं कितना आता है अंतर, ये 125 आता है। यहाँ यदि देखते हैं दोनों का अंतर तो 115 आता है। और यदि यहाँ बात करते हैं तो अंतर आता है आपका 185 आता है। तो सबसे कम अंतर कहाँ देखने को मिल रहा है, 2005 में देखने को मिल रहा है। तो हमारा हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन करें जो दिल्ली में वर्ष 2015 के पहले 4 महीनों के दौरान कारों और कुल वाहनों के पंजीकरण को दर्शाता है। प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखो ये जो है लाइन, ये तो केवल कार को दिखा रही है, और ये वाली लाइन है ना जो, वो कार प्लस अन्य वाहनों को, सारी टोटल वाहनों को दर्शा रही है। तो पूछा क्या गया है, जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा कितने और वाहन पंजीकृत हुए थे। तो देखो अप्रैल 2015 की बात करते हैं तो 35 में से 20 घटाते हो तो 15,000 हो चुके हैं अन्य वाहन कारों को छोड़कर। और यदि जनवरी की बात करते हैं तो ये आपके 6 आ जाएगा, 27 में से 21 घटाओगे तो 6,000 आ चुका है, यानी कि 6 के हो चुका है, और ये 15 के आ चुका है। के का मतलब 1000 होता है, यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है, 2015 में कारों के अलावा 15,000 वाहन, कारों के अलावा 15,000 वाहन पंजीकरण हुए हैं, और जनवरी के अंदर 6,000 वाहन पंजीकरण हुए कारों के अलावा। अब वो कह रहा है कि 2 अप्रैल के अंदर कितने पंजीकरण हुए हैं वाहन, अन्य वाहन जनवरी की तुलना में, यानी जनवरी से तुलना करनी है। तो आप क्या है, जनवरी में 6 हुए हैं,
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 15 में से 6 छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जनवरी से तुलना करनी है। तो जनवरी से तुलना करनी है, तो जनवरी में यदि 6 हुए हैं तो अप्रैल में 6 छोड़ देंगे। 6 यदि आप छोड़ दो या 6 घटा दो तो कितना बचता है, यहाँ पर 6 घटा दोगे तो 9K बचता है, यानी 9000 वाहन बच चुके हैं। 9000 वाहन आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। दिए गए पाई चार्ट को दर्शाया गया है कि एक छात्र 3500 रुपए की अपनी जेब खर्च की राशि को पूरे महीने के दौरान किस प्रकार से खर्च करता है। पूछा क्या गया है, यानी वो पूरे महीने भोजन पर, मनोरंजन पर, अन्य और बचत करता है 15%, इस प्रकार से दे रखा है। तो मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में भोजन पर किया गया धन कितना अधिक है, ये पूछा गया है। भोजन पर कितना अधिक धन खर्च करता है। तो देखो, भोजन पर वो करता है 50% और मनोरंजन पर करता है 20%। तो कितना अधिक करता है, 30% करता है, 30% अधिक करता है। तो अब हमें 30% निकालना है किसका, 3500 का 30% निकालना है। तो 3500 का 30% निकालोगे कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 105 आ जाएगा जीरो, यानी 1050 रुपए अधिक खर्च करता है वो भोजन पर। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज अपना शिफ्ट नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हैं 4 तारीख 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात। तो यहाँ पर आपको सवाल नंबर 1 यानी कि सवाल नंबर 2 था उस पेपर में, वो क्या दिया गया था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो देखो, यदि क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा ए स्क्वायर होता है। यदि भुजा आपकी ए है तो क्षेत्रफल, देखो यदि मेरी भुजा ए है, देखो वापस से मिटा के, यदि भुजा मेरी कितनी है, ए है, तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज तो ये, और विकर्ण कितना हो जाता है, विकर्ण भुजा से बड़ा होता है। इस प्रकार से एक चीज तो ध्यान रखे। तो √2 से ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। विकर्ण क्या होता है, भुजा का √2 गुना। तो देखो हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 289 दे रखा है। तो ए स्क्वायर बराबर आपको 289 दे रखा है। तो ए का मान कितना, यानी भुजा का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हमें निकालना है विकर्ण का मान। तो अब यहाँ पर आप यदि मान रखते हो, 2 × 17 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 17√2 आ जाएगा। ये आपका विकर्ण आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। सवाल नंबर 13 की बात करें। 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। या डिजाइन को आप ये भी मान सकते हो टाइल्स की, अधिकतम साइज की टाइल्स क्या लगाई जाए, कम से कम टाइल लगनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अधिकतम साइज कह दो या कम से कम टाइल कितनी लगाई जाए कि ये पूरे को कवर कर ले। ठीक है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो आप ऐसे सवालों में क्या करते हो, इनका आप HCF निकालते हो। दोनों का HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। यानी कि उस टाइल की लंबाई भी 4 होगी और चौड़ाई भी 4 होगी, यानी 4 आया है आपके पास, यानी कि उसकी भुजा 4 होगी। अब देखो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या बतानी है या डिजाइन की संख्या। तो नंबर ऑफ डिजाइन या टाइल्स की संख्या क्या होती है, पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या करोगे, टाइल का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ डिजाइन दिया गया तो हम डिजाइन लिख लेते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो देखो फर्श कितना हो चुका है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो चुका है। और डिजाइन क्या है हमारी, क्या है, वर्गाकार है। तो एक भुजा 4 है तो 4 × 4 हो जाएगा। तो यहां से यदि आप निकालते हो कितनी आ जाएगी, आप भाग दोगे तो ये आपका कटेगा यहाँ से 3 बार और ये कटेगा 2 बार, यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि अधिकतम साइज या मिनिमम संख्या 6 टाइल्स हमें लगानी पड़ेगी। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 19, एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, तो रेडियस यहां से आधा कर दो व्यास को, 44 हो जाएगा। इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में किए गए घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जो हमारी रेडियस है वो तो सेंटीमीटर में है और ये दूरी किस में, मीटर में है। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे
तो पीछे 2 जीरो और लग जाएगी, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो चुका है हमारा। अब देखो हमें घूर्णनों की संख्या निकालनी है। तो पहिया एक बार कितना घूमता है, 2 पाई आर दूरी तय करता है, एक बार घूमता है तो ये उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक्स बार घूमेगा तो इतनी दूरी तय कर लेगा, हम ये मान लेते हैं। कितने चक्कर घूमने पर, एक्स चक्कर घूमने पर, या एन चक्कर मान लो, मैंने एक्स मान लिया है। इतने चक्कर घूमने पर इतनी दूरी तय कर लेगा। तो हमें इसका एक्स का मान निकालना है, इसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी संख्याओं को दूसरी साइड ले जाते हैं। 2 पाई आर वैल्यू रखो, ये आ चुका है आपका 1200, और नीचे जब आप वैल्यू रखोगे 2 का मान तो 2 ही है, इसका 22, 7 ऊपर आ जाएगा, ये 44 है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यदि आप 11 की बात करते हो, 11 से इसको काटोगे, 11 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 11 से जब आप भाग दोगे इसको तो 11 से ये चला जाएगा आपका, 11 7 77 आएगा, फिर 9 बार जाएगा और फिर 2 बार जाएगा। ये आ चुका है और पीछे 2 जीरो लग जाएगी, इतने बार जा चुका है। अब आप इसको और सॉल्व करते हो, ठीक है, तो मैं इसको 4 से काट देता हूँ। जब 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 8 है, ये 2 जीरो आ चुकी, आ जाएगा। अब आपको इससे काटना है, तो 11 से यदि मैं काटता हूं तो 4 बार, तो 11 से यदि मैं इसको काटता हूं तो कितना जाएगा, 11 एकम 11, 11 ये, और 2 जीरो आ जाएगी पीछे। अब आप इसको यदि 4 से सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 4 चौक 16, और 4 5 है, इतना आ जाएगा। अब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 0, 7 5 है 35 का 5, 3 आई हासिल, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 50, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 25, कौन 54 डिग्री का मान रेडियन में बताना है, कितने डिग्री के बराबर होता है। जब भी मान रेडियन में निकालना होता है तो हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी डिग्री में निकालना होता है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना होता है, तो 180 बटे पाई से करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, यानी कि जब डिग्री में मान हमें निकालना है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हम ऊपर डिग्री को रखेंगे, और रेडियन में निकालना है तो हम पाई को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ में हमें रेडियन में निकालना है तो हम पाई को ऊपर रखेंगे, यानी 54 डिग्री को हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आएगा वो हमारा रेडियन में मान आ जाएगा। तो देखो, अब यदि आप इसको सोल्व करते हो तो कितनी बार जाएगा, ये 18 से यदि काटते हो तो नीचे तो 10 बार आएगा और ये 3 बार जाएगा, यानी 3 पाई बटे 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 30, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आपको इसके कर्ण की लंबाई बतानी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो समकोण भुजाएं बनाती है, जो समकोण दो भुजाएं बना रही है वो बराबर होगी हमेशा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर होगी। इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई ये भुजा है और आधार ये भुजा है, और दोनों की दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू, यदि मैं एक भुजा को x मानता हूं तो ये x² हो जाएगा, क्योंकि आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होगी, दोनों भुजाई है, तो ये x² हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 81 दे रखी है, x²/2 की वैल्यू दे रखी है। तो मैं यदि x² की बात करूं तो 81 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहां से x² का मान आपका कितना आ जाएगा, 81 इंटू 2 ही रखते हैं अभी। x का मान की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 81 का अंडरूट करोगे तो 9 हो जाएगा, और 2 का अंडरूट करोगे तो √2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी भुजा आ चुकी है 9 √2 आ चुकी, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्ण का मान, ठीक है। कर्ण का मान निकालना तो क्या करते हैं हम, एक तो ये है कि यदि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं, ये दोनों भुजा भी बराबर होगी,
यानी ये चारों भुजाएं बराबर होगी, ये वर्ग बन गया और ये एक विकर्ण बन गया। तो हमारे पास भुजा दे रखी है, विकर्ण का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 √2। तो ये तो भुजा थी। विकर्ण क्या होता है, भुजा का √2 गुना, तो √2 और आ गया है। तो 9 × 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ये विकर्ण हो चुका है आपका। ठीक है, एक बार और देखिए। देखो भुजा आपकी ए बराबर कितना दे रखा है, 9 √2 दे रखा है। विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण कितना होता है, √2 × a होता है, √2 × a होता है। तो आप जब a का मान रखोगे यहाँ पर a√2, तो ये कितना, a क्या 9 √2, तो कितना हो जाएगा 9 × 2 जो कि 18 के बराबर होता है। तो विकर्ण आपका कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। इस प्रकार से देख सकते हो। नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो कि कैसे करेंगे, कि हमारे पास एक भुजा 9 √2 है, उसका स्क्वायर करोगे आप, पहली भुजा का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9 √2 का स्क्वायर करोगे तो 81 और 2, 81 × 2 कितना आ जाएगा, 2, 162 प्लस 162, इस प्रकार से करोगे। अब इन दोनों को अंदर जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 और 6 12 हो जाता है, और ये आपका 134 आ जाता है। अनरूट करोगे तो 18 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान 18 आ चुका है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। तो ये दोनों तरीकों से लास्ट में मान निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 35 की बात करते हैं। एक आदमी ने दैनिक कार्य कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है। दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की थी। तो दैनिक आय क्या होगी, कि कितने घंटे उसने काम किया, और हर घंटे के हिसाब से उसको मजदूरी मिलती है। तो घंटे इंटू मजदूरी को जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वही उसकी आय होती है। तो सबसे पहले देखो घंटों में क्या हुआ, 35% की भिन्न के अंदर वैल्यू 7/20 होगी। आप 100 से इसको भाग दोगे, 100 35/100 करोगे और सॉल्व करोगे, यानी 20 से 7 की वृद्धि होकर अब 27 हो चुके घंटे में बात करें तो। और मजदूरी 1/4, यानी कि प्रति घंटे की मजदूरी की बात करो तो कितनी प्रति घंटे की मजदूरी की बात है, तो ये 4 से कमी होकर 1 कम होकर 3 हो गई है। अब मैंने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों का गुणनफल, घंटे और 1 घंटे की मजदूरी का, यही आय होता है इन दोनों का। तो यहाँ यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आता है, और यहाँ आप यदि इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आता है। तो पहले आय 80 थी, अब 81 हो गई है। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। कितने पे, तो हम कहेंगे 80 पे। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 काट दिया है, 8 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। अब भाग जा नहीं रहा है तो पॉइंट आ गया। 20 में 2 बार जाएगा, 4 बचा, 5 बार 25, 1.25 ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 44 की बात करते हैं। एक दैनिक मजदूरी 5,850 में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। दैनिक मजदूर को इतने में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे 5,200 का भुगतान किया गया। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी बतानी, यानी उसको दैनिक आधार पर मजदूरी दी जा रही थी, मगर कुछ दिन वो नहीं आया, उपस्थित रहा, इस वजह से उसको उन दिनों के पैसे नहीं मिले। तो 5850 के बजाय उसको 5200 मिले। ठीक है, यानी पहले थे 5850 मिलने की बात थी, मगर नहीं आने की वजह से जितने दिन आया उसके हिसाब से 5200 मिले उसको रुपए। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक दिन की जितनी भी मजदूरी है उसको इसमें भी दिखाई देगी वो, और इसके अंदर भी होगी। उसको कुछ दिनों से मल्टीप्लाई किया तो इतना बन गया, और कुछ दिनों से मल्टीप्लाई किया तो इतना बन गया। यानी कि जो एक दिन की मजदूरी है वो इसमें भी आपको दिखाई देगी, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। कहने का मतलब ये, उसको कुछ दिन से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये संख्या आ गई, और 3 दिन अधिक से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई।
तो हम ये कह सकते हैं कि मैं इनका यदि एचसीएफ निकालता हूं, उसने अधिकतम संभव मजदूरी कहा है, तो मैं एचसीएफ निकालता हूं, कॉमन पार्ट जो दोनों के अंदर है वही तो मेरी अधिकतम मजदूरी होगी, तो दोनों का आप कॉमन पार्ट निकालोगे, ठीक है, एचसीएफ निकालोगे आप, तो वो होगा, और वो आपका कितना आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा 650 जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे। निकालने की बात करते हैं तो देखो दोनों में पीछे 0 0 है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि किस प्रकार से निकालें, तो कॉमन पार्ट्स हमें लेना है। तो आप या तो देखो 58 50 इस प्रकार से लिख लो, 52 00 इस प्रकार से लिख लो। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले आप 2 से 2 कितनी बार जाएगा, तो 2 एकम 2 दूनी 4 जाएगा, और फिर आपका 9 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, और फिर 5 बार जाएगा, ये हो चुका है। यहाँ यदि आप 2 से भाग देते हो तो 2600 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, पीछे 5 है, इसका मतलब 5 से ही भाग जाएगा, या फिर 3 से जा सकता है, तो हम 5 से दे लेते हैं। चलो 5 से यदि आप भाग देते हो तो कितनी बार जाता है, 5 5 25 जाता है, फिर 5 8 40 जाता है, और 5 5 25 जाता है, इतना आ जाता है। इसको जब आप 5 से दोगे तो 5 बार गया, और उसके बाद में 5 दूनी इतना आ जाएगा। आगे की बात करें, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 से फिर चला जाएगा, 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 7 35, यदि इधर देते हो तो 1 0 4 इतना आ जाएगा। अब देखो 117 13 के पहाड़े में आता है, 104 भी 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 से इसको भाग दोगे ये 9 बार जाएगा, इसको दोगे तो यह 8 बार जाएगा। ये आ चुका है आपका, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या संख्याएं आ चुकी है, कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 5 आ गया, 13 आ गया। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इतना कॉमन पार्ट आ चुका है। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 को 5 से करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। और 5 को 13 से करोगे तो 65 हो जाएगा, इन दोनों का 65 हो जाएगा, इन दोनों का 10 हो जाएगा, और 65 को 10 से करोगे तो 650 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपके कॉमन पार्ट है कि जो दोनों में उपस्थित है, एचसीएफ हो गया, और यही अधिकतम मजदूरी होगी एक दिन की, जो कि 650 आई है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 48 की बात करते हैं। इसको आपको भिन्न में लिखना है। सबसे पहले क्या करो, पॉइंट के बाद में जो भी संख्या दे रखी है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, 3 5 3 2, ठीक है। अब जितने के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर दो, तो 5 पे बार नहीं थी तो 5 इसमें से घटा दिया। अब हर की बात आती है, तो जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, और पॉइंट्स के बाद में जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, यही आपकी भिन्न हो जाएगी। अब 5 यदि मैं इसमें से घटाता हूं तो मेरा ऊपर 527 आएगा, नीचे 990 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो आपका 2 हो चुका है। सवाल नंबर 54 की बात करते हैं। एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा, और बिल्ली ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू किया, और कुत्ते ने भी उसको पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समय पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा ये पूछा गया है, मगर यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, कुत्ते को बिल्ली कितने में पकड़ लेगी ऐसा लिखा है, मगर होना चाहिए बिल्ली को कुत्ता कितने समय में पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 280 मीटर थी दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये हो गई, ये तो हो गई दूरी जो कि दोनों के बीच की दूरी है। अब ये दूरी वो किस से कवर कर रहे हैं कि बिल्ली की चाल 10 है, कुत्ते की चाल 24 है, जो इनका अंतर है 14 किलोमीटर प्रति घंटे का जो अंतर है उसी से ये कवर करेंगे, कुत्ता उसी से कवर करेगा। तो चाल कितनी हो चुकी है, जो इनका अंतर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा गया कुत्ता कितने समय में पकड़ लेगा, तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो हमने दूरी निकाल दी है 280, और इसके लिए चाल निकाल दी है 14, डिवाइड करोगे। अब देखो दूरी आपकी मीटर में दे रखी है, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं,
हम इसको यदि देखो घंटे में दे रखी है, मैं इसको क्या करता हूं, सबसे पहले तो 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये हो चुका है, मीटर प्रति सेकंड में 5 यहां पर आ चुका है नीचे, और 18 आपका आ जाएगा ऊपर। 18 आ चुका है आपका ऊपर। अब इसको आप सॉल्व करो सबसे पहले। अब देखो हमें, देखो मिनट में दिया गया, ये सेकंड में है, सेकंड में आ चुका है आपका मान। तो सेकंड को मिनट में बनाने के लिए हमें 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा समय आया, और समय को मैं सेकंड में है, सेकंड से मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड कर दिया पूरे को। अब आप इसको काट लो, तो यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरा 10 बार जाता है, ये 3 बार कटता है। 14 से यदि इसको काटता हूं तो ये 2 0 बार जाता है। 5 से काटता हूं तो 4 बार जाता है। तो ये आपका 12 आ चुका है, नीचे 10 है, यानी कि कितना मिनट आया, 1.2 मिनट आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। एक बहुभुज में अंतःकोणों का योग और बहिष्कोणों के योग का 3 गुना है। ठीक है, हम जानते हैं कि बहिष्कोणों का योग 360 होता है हमेशा बहुभुज में, चाहे कोई भी बहुभुज हो उसमें हमेशा बहिष्कोणों का योग 360 होता है। तो अंतःकोणों का योग इसका 3 गुना होगा, यानी कि ये 360 है तो अंतःकोणों का योग 1080 है, ये हो जाएगा। अब हमसे भुजाओं की संख्या पूछिए। हमें फॉर्मूला पता है कि जब हमें भुजा पता होती है योग निकालने का, अंतःकोणों का योग निकालने का, क्या होता है, अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला, योग कैसे निकालते हैं, जब नंबर ऑफ भुजाएं दे रखी है तो 2n-4 इंटू 90 करने पर एक ये आपका योग आ जाता है, और यही 180 के बराबर दे रखा है आपको। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ भुजाएं, तो हमें n का मान निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो, 90 को उधर ले जाओ। 2n-4, ये आपका 90 को यदि आप उधर ले जाते हो या 90 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका लिख लो सबसे पहले, और 90 तो 0 से 0 कट जाएगी। 9 का यदि आप इसमें भाग देते हो तो एक बार जाता है और फिर 2 बार, 12 बार आ जाता है, यानी कि 2n-4 बराबर आपके पास 12 आ चुका है। तो 2n बराबर आपके पास 16 आ जाएगा, और यहां से n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। n का मान 14 आ चुका है। देखो ये 2n है, नहीं 14 नहीं आएगा। देखो 2n का मान यदि इतना है, 2 इसके भाग में जाएगा तो 16/2 करोगे, यहां से 8 आ जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण का मान बताना है। देखो अब साइन 75 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90-15 लिख सकता हूं। अब देखो साइन 90-15, तो देखो एक चीज तो क्या है, 90 है, इसलिए ये कोस बन जाएगा। अब 90-15 प्रथम चतुर्थांश में आता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस थीटा हो जाएगा, कोस 15 हो जाएगा। यानी साइन 45 का मान कितना हो चुका है, कोस 15 हो चुका है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस 15 लिख सकते हो। जब यहां काट कर आप कोस 15 लिखोगे, कोस 15 पहले से घटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 बटे कुछ भी हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा यहां से, ये हो चुका है। सवाल 68 की बात करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य आपको 19 दे रखा है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य की जब बात करते हैं तो उनके लघुत्तम समापवर्त्य के दो अन्य गुणनखंड ये है, दो अन्य गुणनखंड, यानी कि दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 है, और 19 यदि पहला गुणनखंड है तो दो अन्य गुणनखंड ये और ये हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, देखो HCF क्या होता है आपका, 19 है। एलसीएम क्या होता है आपका, यदि दो संख्याएं हैं, ठीक है, HCF आपको 19 दे रखा है, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ऐसे बात कर लेते हैं।
यदि मेरी एक संख्या ax है और दूसरी संख्या bx है, तो जो इनके अंदर कॉमन पार्ट है xx, वो तो हो जाएगा HCF। और एलसीएम क्या होता है, एक तो कॉमन पार्ट और बाकी जो अनकॉमन पार्ट है, यानी a इंटू बी, इस प्रकार से हो जाएगा। उन दोनों को एक एक बार लिखना है, कॉमन पार्ट को भी एक बार लिखना है और बाकी बचे हुए पार्ट को एक एक बार लिख देना है। ये एलसीएम होता है हमारा। अब देखो एचसीएफ आपको क्या कह रहा है, 90 19 है, ठीक है। अब यहां पर x का मान भी 19 होगा, क्योंकि एचसीएफ तो देखो यहां भी आ रहा है, तो 19x था, एचसीएफ x था, तो एलसीएम में भी आता है एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम के अंदर तो आता ही है, और बाकी क्या आता है, बचा हुआ पार्ट। तो वो कह रहा है कि दो अन्य गुणनखंड इसके क्या है, 11 है और 13 है, इस प्रकार से है। अब देखो ना तो 11 के टुकड़े होते ना 13 के टुकड़े होते, यानी कि क्या हो चुका है कि या तो a का मान 11 है या b का मान 13 है। यदि टुकड़े होते तो फिर और मान हो जाते। तो इस प्रकार से a का मान या तो 11 हो जाएगा या b का मान 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि a का मान 11 है और b का मान 13 है, तो x का मान तो सेम ही रहना है 19, और इधर भी 19, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी 11 19 होगी या 13 19 होगी, तो 13 19 होगी। अब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 13 निम्न 117, 11 आ जाएगा, और 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है, 247। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 73, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान 1 है, तो a इंटू बी सी डी के गुणनफल का अधिकतम मान बताना है। यानी इन इसका मान क्या होगा, इनके गुणनफल का अधिकतम मान बताना है ए बी सी डी के। अब देखो अधिकतम मान की बात करिए, तो मैं यदि देखो बाकी तीन संख्याओं को 0 रखूं और a का मान, क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है, चारों संख्याओं का योग यहां पर पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। यदि मैं को 1 बनाना है तो मैं क्या करूं, d का मान 0 रख दूं, इसका मान 0 रख दूं, इसका मान 0 रख दूं, और a का मान 1 रखूं, तो मेरा 1 आ जाता है। एक स्थिति तो ये है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें मान अधिकतम चाहिए, मगर ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करता हूं, 1 इंटू 0 इंटू 0, तो या तो मैं कह सकता हूं 0 मान आया है या फिर ये अनडिफाइंड मान आया है। तो ठीक है, 0 तो सबसे छोटा मान होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो चुका है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में मान आएगा, और सबसे छोटा मान प्लस में 0 ही होता है। तो इस प्रकार से हमें निकालना है अधिकतम मान। अब यदि एक और चीज है, यदि मैं ए बी सी डी का मान बराबर बराबर रखता हूं, ठीक है, 1/2 सबका मान रखता हूं, तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर भी 1/2, बी का स्क्वायर भी, और सी का भी मान इतना ही रखा है, यानी कि सबका मान मैंने कितना 1/2 रख दिया, ये रख दिया है। क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, आएगा, क्यों, क्योंकि यदि आप इसको 1/4 लिखोगे, इसका स्क्वायर करके 1/4 1/4 1/4, 4 बार 1/4 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, कि यानी कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहां पर मान रखता हूं, यानी इन चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये 1/4 इंटू 1/4 इंटू, ये नहीं, संख्या कितनी थी, संख्या थी मेरी a बराबर b बराबर c बराबर और d बराबर, सबको हमने 1/2 माना था। तो इन सबको आप यदि मल्टीप्लीकेशन पूछा है कितना होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो 1/16 आ जाता है। ये आपका मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से निकलना है ये आपको सवाल। तो ये आपका अधिकतम मान इतना आ जाएगा, जब आप 1/2 सबका मान रखोगे तो 1/16 अधिकतम मान। सवाल नंबर 77 की बात करनी है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा अंतरित कोण का मान डिग्री में बताना है। तो चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर क्या होता है, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये होता है, ठीक है।
थीटा बटे 180 इंटू पाई आर होता है चाप की वैल्यू। अब देखो थीटा आपको कितना दे रखा है, थीटा में निकालना तो थीटा रहने दो। चाप की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। 100 नीचे 180, पाई का मान तो 22/7 होता है, और आर का मान कितना हो जाएगा, 28 दे रखा है आपको, ये हो चुका है। अब 22 से देखो 22 कट गया, 7 से 28 को काटोगे तो 4 बार जाएगा, ये हो चुका है। तो थीटा बराबर कितना आ चुका है, 180/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आ चुका है, 45 डिग्री। यानी कि जब 22 सेंटीमीटर लंबे चाप के लिए केंद्र पर देखो, ये 22 सेंटीमीटर लंबा चाप, चाप ये हो गया है, जैसे ये 22 सेंटीमीटर लंबा चाप, इसके लिए अंतरित कोण केंद्र पर कितना हो चुका है, 45 डिग्री हो चुका है, ये हो चुका है इसका कहने का मतलब। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया है, 2 हो गया है। ये चाप का फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, इससे आप ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। सवाल नंबर 78 की बात करते हैं। एक सम पंचभुज के कोण का माप और सम षटभुज के कोण के माप का अनुपात कितना है, ठीक है। यानी पंचभुज है और एक अष्टभुज है, इनके कोणों का अनुपात कितना है ये बताना है, कोण का जो मान है उनका अनुपात बताना है। तो देखो हमें पता है कि जब भुजाएं दी होती है तो कोण कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है, कोणों के योग की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90, ठीक है। ये तो सभी कोणों के योग का फॉर्मूला होता है। और कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, इसको n से डिवाइड कर दो, यानी कि इतना था 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से क्या, n से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ जितनी भुजाएं उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका एक कोण का मान निकल चुका है। अब ये फॉर्मूला ही हमें यहां पर लगाना है, और एक बार पंचभुज के लिए और एक बार अष्टभुज के लिए निकाला है। तो देखो 2, जब मैं पंचभुज के लिए निकालता हूं तो इसमें 5 रखूंगा इनका मान, 5 - 4/5 इंटू 90, ये हो चुका है, बराबर बराबर क्या, अनुपात में, अनुपात में कितना लगाएं, 8 भुज, तो 8 रख दोगे इनकी जगह मान, इंटू ये भी 90 होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो अनुपात में है बीच में इनके, तो हम कह सकते हैं कि 90 से तो 90 काट दिया अनुपात में। इनको यदि आप सरल करते हो 10 - 4 6/5 हो जाएगा, और यदि यहां पर सॉल्व करते हो 16 - 4 12/8 हो जाएगा, ये हो चुका है। और थोड़ा सा सरल करते हो, यदि यहां से आप देखो काटोगे तो ये 1 से 6 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से 8 4 बार कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, इधर तो 1/5 बचा, इधर 1/4 बचा। अब क्या करोगे, दोनों को उल्टा कर दो या एलसीएम ले लो, तो ऊपर उल्ट जाएगा अनुपात, 5/4 हो जाएगा। एलसीएम लिया, नीचे 20 आया, और इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया, इस प्रकार से कह सकते हो। तो ये 5/4 5/4 क्या आएगा, 4/5 आएगा, क्योंकि देखो आप एलसीएम लोगे 20 आएगा, 5 का भाग दोगे 4 बार, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो हमारा अनुपात कितना आ चुका है, 4/5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 83 की बात करते हैं। 1200 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, यानी हमारा एक जो पीरियड है वो 3 महीनों का है, त्रैमासिक का मतलब 3 महीनों का है। ब्याज त्रैमासिक आधार यानी 3 महीनों पे गिना जाता है, यानी 3 महीने पूरे होने पर आपसे एक बार ब्याज लिया जाता है, फिर 3 महीने होने पर फिर आपसे ब्याज लिया जाता है। तो जो 12% वार्षिक दे रखा है, साल में कितने 3-3 महीनों के पीरियड होते हैं, 4 होते हैं, तो हम कह देंगे 4 होते हैं।
तो आप इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक 3 महीनों के लिए 4 से भाग देने पर हमारी दर आ चुकी है 3 महीनों के लिए 3% की, क्योंकि एक साल में 3 त्रैमासिक होते हैं, ये हो चुका है। तो 4 से भाग दिया, 3 नहीं, एक साल में 4 त्रैमासिक होते हैं, तो 4 से भाग दिया तो प्रत्येक त्रैमासिक के लिए दर हमारी 3% आ चुकी है। इसी प्रकार से यदि 6 माह दे रखा है आपको, तो 3 महीनों के कितने पीरियड हो जाएंगे 6 के अंदर, तो हम कहेंगे 2 पीरियड हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे 2 पीरियड हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। आपके पास एक नया सवाल आ गया अब चक्रवृद्धि में कि आपके पास राशि है 1200, ब्याज दर है 3%, और जो अवधि है वो 2 है। चाहे 2 वर्ष बोल दो, 2 पीरियड बोल दो, 2 त्रैमासिक बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब आपके पास नया सवाल ये आ चुका है कि 12,000 3%, 2 वर्ष की अवधि या 2 माह या 2 त्रैमासिक की अवधि, कुछ भी बोल दो आप इस प्रकार से, 2 पीरियड की अवधि ऐसे बोल दो। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक, अब हमें क्या ब्याज बताना है चक्रवृद्धि आधार पर। अब देखो, एक साल की ब्याज आपके पास 3% है, कंपाउंड दर निकाल रहा हूं मैं। 3+3, 3 × 3 9/100 करोगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये आपका आएगा 0.9, ये होगा यानी 6.09 आ जाएगा कंपाउंड दर। अब आपको क्या करना है, 2 सालों की कंपाउंड दर आ चुकी है, यानी कि 1200 का हमें डायरेक्ट आप इतना परसेंट निकाल दो, ये हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुके, यहाँ 2 जीरो थी, पॉइंट था, तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगी। अब आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 निम्न 108 होता है, तो 8 आ चुका है, 0 एक आई हासिल, 12 छिक 72 और 1 73 हो जाएगा, नीचे 100 है, तो दशमलव बाई ओर से 2 स्थानों के बाद लग जाएगी, 73.08 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 86, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न तालिका एक परीक्षा में 5 विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शा रहा है। 5 छात्र है, जीवा, जस्टिन, हेतल, कुबेर, आलिया, इस प्रकार से 5 स्टूडेंट है और 5 सब्जेक्ट में उनके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर है। तो छात्रों द्वारा विज्ञान विषय में, इसकी बात कर रहा है, विज्ञान विषय में प्राप्त किए गए औसत बताना है। तो सबको जोड़ो, पहले कितना आएगा, जोड़ने पर ये मैंने पहले से इनको काउंट कर रखा है, 386 आएगा। सारे विज्ञान वालों को जोड़ोगे आप, 386 आ जाएगा। फिर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका 77.2 आ जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है ये सवाल। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए, वही है, किस छात्र ने कम से कम 2 विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले आप देखो कि इंग्लिश के अंदर किसने उच्चतम अंक प्राप्त किए, ये वाले हैं सबसे ज्यादा 90। मैथ की बात करो तो सबसे अधिक अंक 85 है, जो यहां पर है। साइंस की बात करें तो अधिकतम अंक यहां पर है। हिस्ट्री की बात करें तो अधिकतम अंक ये है, और जियोग्राफी की बात करें तो अधिकतम अंक ये है। अब 2 विषयों में किसने प्राप्त किए हैं, तो 85 और 90 जस्टिन ने प्राप्त किए हैं, तो जस्टिन हो चुका है, और जस्टिन आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 88 की बात करें, निम्न तालिका वही, कौन सा छात्र कुल उच्चतम प्रतिशत के मामलों में दूसरे स्थान पर रहा, उच्चतम प्रतिशत के मामले पर। अब आपको क्या करना है, सबका योग करना है सबसे पहले, और जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका प्रतिशत भी सबसे ज्यादा होगा, ये भी आप जानते हो। तो देखो, इनका योग करो आप, क्योंकि जिस बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं उसके परसेंटेज भी ज्यादा आते हैं। तो जब जीवा का योग करा तो 383 आएगा, सारे नंबरों को योग करोगे। जस्टिन का करोगे तो 415 आएगा। इसी प्रकार से हेतल का करोगे तो 375 आएगा, और कुबेर का करोगे तो 379 आएगा, और आलिया का करोगे तो 378 आएगा।
अब दूसरे सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं? सबसे अधिक तो मिले हैं जस्टिन को 415। दूसरे बात करें तो जीवा को मिले हैं 383 अंक मिले हैं। दूसरा कौन हो गया? जीवा हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये हो चुका है। क्वेश्चन 89, पहले और पांचवें स्थान पर रहे छात्रों के कुल प्राप्त अंकों का अंतर कितना है? देखो, पहले सवाल में हमने किया था, जस्टिन ने सबसे ज्यादा प्राप्त किए थे 415, और सबसे कम किसने प्राप्त किए हैं? ये आपका है 375 हेतल ने। 375 हेतल ने, ये आपका 375। इनका अंतर निकालते हो 415 बटे 375 करते हो तो यहाँ 0 आता है, यहाँ 4 आता है, यानी इनका अंतर कितना? 40 आया है, जो आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है? नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये रेल की तरफ से नीचे नोट लगाया गया है कि इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। ये कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है जिसके अंदर आपको दोनों पेपर हुए हैं, उनमें जितने भी मैथ के सवाल आए थे 70, यहाँ तो मैंने 43 करवाए हैं, उसमें जो 70 सवाल आए थे वो पूरे के पूरे उसमें आपको मिलेंगे। आप यदि वो सवाल जो एक्स्ट्रा सवाल है वो नहीं आते हैं तो आप उसको भी उसमें देख सकते हो। बाकी मैंने अच्छे अच्छे सवालों को यहाँ पर लिया है, और अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप, या फिर आपको इन सवालों में से या उन सवालों में से जो बचे हुए सवाल नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।